तीसरा नंबर प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर। एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, लेकिन वो पहले बोल दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो पिछले प्रश्न में हम सिखाए थे किस तरह से निकालेंगे, तो उसी तरह से इसको भी निकालना है। अगर प्रश्न में जैसा लिखा रहे उसी तरह करना है। अब वहां कह दिया कि एचसीएफ एलसीएम निकालिए, एक तो भाग विधि से भी निकलता है। अगर हमने निकाल दिया किससे, भाग विधि से, यहाँ लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो एग्जाम में नंबर नहीं देगा। एग्जाम में नंबर जो विधि बोला है उसी विधि से निकालना है, बस इतने तो फर्क है। तो हल लगाना है और प्रश्न को हल करना है। तो 12, 15, 21 तीन नंबर है, तो 12, 15, 21। तो सबसे पहले 12 का, 15 का और 21 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए रफ 12 से करेंगे। पहले 2 से जाएगा 6 बार में, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 हो गया। ये 12 हो गया। 12 के बाद किसका कर लेते हैं, 15 का। तो 15 से करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, ये हो गया 15 का। अब 15 के बाद क्या बच गया, 21। तो 21 का भी कर लेते हैं। तो 3 से चले जाएगा 7 बार में और ये 7 एकम 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इतना तीनों को यहाँ लिख देना है। 12 का आया है 2 ठो 2 और 1 3, तो सब गुना हम लिखेंगे, 1 ठो 2 ठो 2 और 1 3 हो गया। उसके बाद चाहे तो इसको स्क्वायर में लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्क्वायर में ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर। कैसे बना भाई 2 का स्क्वायर, 2 गुना में कितना बार, 2 बार। तो 2 का स्क्वायर गुना 3 वैसे रहेगा, ये बढ़िया हुआ। ठीक है। 15 का है 3 गुना 5, तो 3 गुना 5 हो गया 15 का। उसके बाद 21 का है 3 गुना 7 हो गया। इस तरह से अब एचसीएफ निकालना है पहले। तो पहले एचसीएफ बराबर लिख देंगे। तो एचसीएफ क्या होता है बताए थे, जैसे 3 नंबर है तो हम पिछले दिन बताए थे तीनों में देखना है। 2 नंबर है तो दोनों में देखना है। तो हमको तीनों नंबर में देखना है क्या चीज ऐसे है, ऐसा है जो तीनों में आ रहा है। तो ये 3 एक ठो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, मतलब ये 3 जो है तीनों में आ रहा है। 3 के अलावा और कोई नंबर है नहीं। तो एचसीएफ हुआ 3। और कोई नंबर है तो उसको गुना में ले लेते हैं, गुना करके। तो एचसीएफ हो गया 3। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में सिखाए थे। तो सबसे पहले उस नंबर को देखना है। 3 संख्या तो तीनों में देखेंगे, तो तीनों में कौन नंबर आ रहा है, समान बार है। इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, एक बार, तो एक के बार आएगा। कितना बार, तो यहाँ पर 3 लिखा गुना। उसके बाद 2 को देख रहे हैं, 2 इसमें 2 बार आया है, इसमें एक बार भी नहीं आया। तो ये सिखाए थे जो दोनों में या तीनों में नहीं आता है वो एकदम 100% आएगा, यानी 2 का स्क्वायर तो ये करेगा। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4। 2 का स्क्वायर मतलब 4। और बचा के 5 और 7, तो 5 भी नहीं आ रहा है किसी में, 7 भी। जो दोनों में या तीनों में है तो उसको एकदम लेना है। तो 5 भी आएगा और 7 भी आएगा, तो इसको गुना कर लेंगे और एलसीएम निकल जाएगा। तो 7 5 35, ये हुआ 35 दोनों मिलके लिख लेते हैं यहाँ। और ये होगा 3 और 4, 4 तिया 12, 4 तिया, और दोनों को गुना करेंगे तो 420। ये एलसीएम निकल गया। ठीक, ये देखो दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29 का भी क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक उसी तरह से करेंगे, इसको भी हल लिख देंगे। 17 का भी अभाज्य गुणनखंड, 23 का भी अभाज्य गुणनखंड और 29 का भी अभाज्य गुणनखंड। तो 17 तो कोनो नंबर से कटने वाला है नहीं। तो 17 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 17 अगर खिला दे तो 17 हो गया, यानी ई दोनों को गुना करके लिख सकते हैं। 17 गुना 1, 17 गुना 1, इस तरह से। ठीक है। उसी तरह 23 भी नहीं कटेगा किसी का, तो इसको भी लिखेंगे 23 गुना 1। 29 भी नहीं कटेगा तो 29 गुना 1 हो गया। आप पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ का मतलब बताएं, 3 नंबर है तो तीनों में कौन सा संख्या आ रहा है, 1। तो एचसीएफ कितना, 1 हो गया। अब एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम बताए हैं जो तीनों में उसको लेना है। तो भाई 1 लेके क्या करेंगे, 1 को गुना, एलसीएम का मतलब गुना ही ना होगा सब अंतिम में। तो 1 लिखेंगे, चलो हम लिखिए दिखाते, 1 गुना, तीनों में 1 आया तो 1 ले लिए। अब तीनों में तो 17 नहीं है, 23 भी नहीं है, 29 भी नहीं, तो तीनों को लेना पड़ेगा। जो तीनों में उसको लेना है, तो 17 भी आएगा, 23 भी आएगा और 29 भी आएगा। तो हम वही चीज कर रहे थे, 1 लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। 1 को जिससे गुना करो वही होता है। तो इसको लो अथवा
नहीं लो, कोई फायदा नहीं, चलो हटाइए देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए लिखे थे। तो 17, 23, 29 सबको गुना करेंगे कितना? 11,339, ये आंसर हो गया। एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, हो गया। तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हल, पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 का आएगा। 9 का करेंगे तो 3 गुना 3 आएगा, और 25 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 5 गुना 5 आएगा। अब स्क्वायर क्यूब में देख लेते हैं, 2 का आएगा क्यूब, 3 का हो जाएगा स्क्वायर, 5 का भी हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां से सबसे पहले हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? तो एचसीएफ का मतलब ये होता है जितना नंबर है उस सब में देखना है कौन संख्या, एक कोठो दिख रहा है, तो सब में गुना 1 ले लेंगे। जहां नहीं आएगा किसी में, याद रखना है वहां पर 1 हमेशा एचसीएफ होगा। क्या होगा? 1 में 1 हमेशा होता है, क्योंकि 1 सब नंबर को काटेगा। और कितना बार में काटेगा? जिस नंबर में भाग कर रहे हैं उतने बार में काटेगा, एक बार में नहीं काटेगा। जैसे 1 से भाग देंगे 8 में तो 8 बार में काटेगा, 9 तो 90 बार में, 25 25 बार में, ठीक। तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1। कौन सा स्थिति में? जब एक कुछ नंबर नहीं मिलेगा, कोनो संख्या नहीं मिल रहा तब 1 होगा। एलसीएम में तो कोनो नहीं आ रहा है, सब में, सबको उठा के लिख लेना, सबको उठा कर, यानी 2 का क्यूब होगा गुना 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 5 का भी स्क्वायर आएगा, हो गया। तो सबको गुना कर लेना, 8 गुना 9 गुना 25 8 200 1800 25 8 200 200 गुना 9 1800, नहीं सबको गुना करेंगे तो 1800 आंसर आएगा। ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम। प्रश्न है कि एचसीएफ यानी 2 नंबर का एचसीएफ निकाल के लिखा हुआ है, यानी कि एचसीएफ कहता है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, एचसीएफ 9 दिया है। आगे कहता है एलसीएम इसी नंबर का ज्ञात कीजिए। इसी नंबर क्या निकाला? एलसीएम। तो हम सूत्र पर बनाएंगे, किससे? सूत्र से। देखो, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ नंबर में कोई अंतर है? एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा कि नहीं होगा, बताए थे 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, पता था ना पीछे, तो उसी पर हम बनाएंगे। तो हमारे पास जो दिया है लिख देते हैं। हमने पास जो है एचसीएफ दिया है, कितना दिया है? एचसीएफ बराबर कितना है? 9, यानी ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल के लिखा हुआ है। यहाँ एचसीएफ लिख दिया ब्रैकेट में 306 657 बराबर 9, यानी दोनों नंबर का एचसीएफ 9 है। और 2 संख्या भी है, यानी एक हुआ पहली संख्या, एक हुआ दूसरी संख्या। तो मेरे पास पहली संख्या भी है, तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या बराबर 306, एक को पहली, और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर 657। ये हो गया पहली। दूसरी निकालना है एलसीएम, कहता है एलसीएम इन दोनों का ही ज्ञात करना है, ब्रैकेट में जो नंबर है, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी अब डायरेक्ट सूत्र होता है, बच्चा सबको पढ़ाते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900 कहते हैं। अब यहाँ पर किताब में है कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो वैसे ही लिख देते हैं। तो सूत्र होता है 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल। एग्जाम में हर साल इससे प्रश्न आता है, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही नहीं होता है। तो 2 संख्या का गुणनफल का मतलब हुआ दोनों संख्या को गुना करके लिखिए, जो आएगा उसको कहेंगे गुणनफल। उसको क्या कहेंगे? 2 संख्या, हमारे पास 2 ही संख्या है। एक तो संख्या है कितना? तो 306, और दूसरा कितना है? 657। दोनों को गुना करेंगे जो भी आएगा, बराबर इधर कहता है एचसीएफ लीजिए, तो एचसीएफ कितना है? 9। एलसीएम है क्या? निकालना है, तो एलसीएम के एलसीएम लिख देते हैं। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम इधर 9 के साथ क्या चीज में? गुना का चीज बराबर के इस पार आएगा तो भाग में आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर है उसको इसे रहने देना, 306 गुने 657 और बटे में 9, और बराबर क्या बचेगा? एलसीएम उधर रह जाएगा। 9 के पहरा से काट देते हैं, तो 9 से ये कट जाएगा, 9 7 63, 2 पर 27, 9 तिया 27,
हमारे पास बच रहा है 306 गुना 73, तो दोनों को गुना करेंगे। 306 गुना 73 बराबर एलसीएम, तो दोनों को गुना किया जाए रफ में। तो 306 गुना 7 पर 3 73, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 7 छक 42 और 7 छक 7 तिया 21। इसको ऐड करना है 8 3 9 4 13 का 3 और 21 1 22, तो 22,338। तो हो गया, डायरेक्टली एलसीएम को सीधा करके लिख देते हैं। तो एलसीएम बराबर 22,338, ये आंसर हो गया। फॉर्मूला से बनाना था, ठीक। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पूछ रहा है, या नहीं हो सकती, ये बताना है। होता है तो कहना होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जांच करके बताना, इसे नहीं बता देना हाँ हो सकता है नहीं हो सकता है। तो हम भी जांच करना थोड़ा सा शुरू करते हैं इसका, ठीक है। अब देखो, पहले समझते हैं, जितना भी संख्या, ये तो प्राकृतिक संख्या है। कौन संख्या? 6 पर पावर n का मतलब हुआ, जैसे 6 पर पावर n का मतलब हुआ, यहाँ n का जगह पावर में कोई संख्या है, 1 2 3 4 जो भी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको हम ये बताते हैं कि कोई संख्या 0 पर कैसे समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होने का मतलब है आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 0। जैसे 50, तो ये 0 पर समाप्त हुआ कि ना, है ना, 0 पर समाप्त हो रहा है ना। अब 6 पर पावर n का मतलब पावर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो उसका वैल्यू निकालने के बाद जो संख्या बन जाए, जैसे 6 पर पावर 2, तो यहाँ n का मान कितना कहलाएगा, 2, तो इसका मतलब 36 हुआ। क्या 36 0 पर समाप्त हो रहा है? तो हम चेक कैसे करेंगे, वो चीज कह रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, चेक करके बताना है। तो 50 देखते हैं 0 पर समाप्त हो रहा है, 20 भी 0 ये पर समाप्त होता है, कोई भी नंबर ले लो लेकिन लास्ट में 0 होना चाहिए, समाप्त तो यही नहीं हुआ। अब जरा इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 दूनी 4 करेंगे ना, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 हो गया, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ कि नहीं। 5 दूनी 10 दूनी 20 पूर गया। 50 का करना चाहते हैं तो 2 से चल जाएगा 25 बार में, तो 25 का होगा 5 गुना 5, ये हुआ, है ना। तो इन दोनों में कुछ समानता आ गई। यहाँ 36 है, तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 के बाद कितना हो गया, 4 नमा 36 4 दूनी 4 2 दूनी 4 कर लो, रफ में कर लो, है ना, करिए 2 से 18 2 नमा 18 2 को 3 आएगा, 2 को 3 आएगा, हो गया। तो 3 तिया 9 9 दूना 18 दूना 36, तो एक ठो 3 इधर आया, एक ठो 3 इधर आया, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। जैसे ई दोनों को देख लें, इसको देख लें, बताते हैं तब क्या जंतर। यहाँ देखो, तो इसमें देखते हैं तो 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, क्या इसमें 2 5 है? नहीं। जितना भी अंक है जो 0 पर समाप्त होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 एकदम आएगा, बाकी जो आ जाए लेकिन 2 5 रहेगा। देखा ना, कोई भी नंबर ले लो, छोटका नंबर लेते हैं, ज्यादा बड़ काम टाइम ले, जैसे 10 0 पर समाप्त होता है ना, करो तो 2 गुना 5 आ रहा है कि ना, उसी तरह से तो 2 और 5 आता है। 36 में देखो आता है। आप जना मान लो 8 के बात करते हैं, ये 0 पर समाप्त नहीं है, तो देखो 2 दूना 4 दूना 8, क्या आया? खाली 2 आया, 5 आया। तो हम ये कहेंगे कि जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 पर पावर n का, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 और 5 के सिवा कुछ और आ गया, वो संख्या 0 पर समाप्त। इसी बात को वहां लिखना है, तो यही था जांच। ये क्या है? ये समझने वाला प्रश्न था, ठीक है। तो देखते हैं हल। तो यहां पर कहेंगे कि 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 3। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 6 होगा, उस पर पावर जो है लगा दिया, पावर क्या है? n, तो इतना है। यानी हम कह दिए कि 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 पर पावर n है। लिखेंगे यदि कोई संख्या, क्या लिखेंगे? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है,
तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य, हाँ, उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में यानी 2 और 5 आता है। क्या आता है? उसके अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 आता है। इस तरह से लिखो, 2 गुना 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये ज्यादा बढ़िया हो गया, इस रूप का होगा, यानी उसका जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 उसमें आएगा। अब यहाँ कहेंगे 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। क्या है? है क्या? नहीं है। देखो 2 गुना 3 के रूप का है। अतः 6 पर पावर n अंक, हाँ, 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। यही हो गया हमारा जांच कंप्लीट। छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो सबसे पहले हम देखते हैं भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है तो सबसे पहले भाज्य संख्या ही समझते हैं। बहुतों बच्चा का आता होगा, बहुतों को नहीं आता है, हमारे लिए तो सब जनरल है। तो पहले भाज्य संख्या देखते हैं, किसको कहते हैं? भाज्य संख्या। भाई कहते हैं किसको? भाज्य संख्या का परिभाषा होता है जिस संख्या में, सिंपल समझने वाला परिभाषा बताते हैं, जिस संख्या में कम से कम 2 संख्या से कि 3 संख्या से भाग, अगर 2 संख्या से भाग लगा वो कहलाएगा अभाज्य। यानी 2 का गुणनखंड उसको कहते हैं। अगर 3 संख्या से भाग लगा, मतलब सरल परिभाषा अगर बोले, जिस संख्या में एक तथा, जैसे एगो एग्जाम्पल ले लेके समझाते हैं, जैसे 5 है ना। 5 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो इसको कहेंगे, यानी जो संख्या है उसमें एगो 1 से लगता है, एगो उसी से लगता है, तो वो संख्या कहलाता है अभाज्य संख्या। अगर इसको चेंज कर देते हैं, जैसे 6 हो गया, ये एगो 1 से कटेगा, एगो 6 से कटेगा। दुनिया में जितना भी नंबर है ना, वो एगो 1 से कटेगा, एगो खुद से कटेगा, एगो 1 से और एगो अपने आप से। उसको छोड़ करके अगर किसी भी नंबर से कट गया तो वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। जैसे ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी इसका जो है गुणनखंड 3 को हो गया, 1 2 अच्छा 4 को, 1 2 3 4। यानी जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है, या एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड आ जाए, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। उसको क्या कहेंगे? अगर एक और स्वयं से कटा तो वो होगा अभाज्य संख्या, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग गया वो हो जाएगा भाज्य संख्या। यही है, ठीक है। तो वही हमको दिखाना है, तो संख्या थोड़ा गुना करके लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस दिक्कत को सुधार देते हैं। तो उसमें 2 गो नंबर है ना, बीच में और है, तो यहां से यहां तक एक तो सवाल है, यहां से यहां तक दूसरा है, तो बारी बारी से दोनों को बनाते हैं। तो पहला सवाल मेरा क्या है? पहला जो सवाल है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस के 13, यही ना, पहला यही है। तो इसको हल करना है तो कैसे करेंगे? ये कहा पूछ दिया भाज्य क्यों है, तो इसका मतलब भाज्य ही है। क्या है? लेकिन हमको दिखाना होगा यहाँ जो संख्या है, तो क्यों है का मतलब दिखाना होगा कम से कम इसका 3 गुणनखंड होना चाहिए, होना चाहिए ना। अगर 2 को होगा तो अभाज्य हो जाएगा, तो हमको कम से कम 3 गुणनखंड लाना होगा। तो भाई एगो तो 1 से कटबे न करेगा ही, एगो जो संख्या होगा गुना करके जोड़ेगा, एक संख्या बनेगा, एगो उससे कटेगा, उसके अलावा कोई एगो और से कट जाए, कम से कम एक ठो, तो क्या बन जाएगा? भाज्य बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसको बनाना है। तो यहां से यहां तक हम एक काम कर सकते हैं, तो यहां से यहां तक एक नंबर होगा, क्योंकि गुना में है, यहाँ अलग हो गया, तो इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? तो बताओ ये बात कि इसमें कॉमन क्या आएगा? 13। तो यहां से यहां तक भी 13 है, इधर भी 13 है, यहां पर 13 कॉमन लेंगे, अंदर में यहां बचेगा 7 गुना 11 और गुना में एक बार में कटेगा, 1 लिखेंगे। कॉमन लेने का मतलब जितना बार में कटा उतना लिखिए। अब प्लस क्या बचेगा? 1 हो गया। 13 कैसे बचेगा? 13 से भाग करेंगे, एक बार 1 लिखना है, 13 नहीं लिखना है। जितना बार में कटेगा वो चीज लिखा है, अंदर में पहले गुना बाद में जोड़ना है, ठीक है। तो 13
ब्रैकेट के अंदर 11 7 77, तो 77 हो गया जोड़ 1, कितना हो गया 77 1 78, 13 ब्रैकेट का मतलब गुना, 13 गुना 78, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ जो संख्या आया अभाज्य गुणनखंड, तो किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें जितना भी नंबर आता है उस सबसे कटता है या नहीं कटता है? कटता है। यानी इस संख्या का दो अभाज्य गुणनखंड और आया, एक 13 और एक 78, यानी यहाँ जो संख्या बनेगा वो 13 से भी कटेगा और 78 भी कटेगा, यानी इसका क्या गुणनखंड हो गया? 2 और हो गया, एक और स्वयं को छोड़ कर 2 एक्स्ट्रा हो गया, नहीं हो गया? यहाँ पर कहेंगे इस संख्या का एक के अतिरिक्त 2 और गुणनखंड है, 2 और गुणनखंड है। अतः यह क्या है? भाज्य संख्या, यही दिखाना था। ठीक हो गया। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसमें भी वही सिस्टम लगाना है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है? 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। यहाँ देखो लिखना नहीं देखना है, तो जो कॉमन है उसको लेंगे। यहाँ बचेगा 7 गुने 6, अब 5 के बदले क्या आएगा? 1, जितना बार में खाएगा 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब प्लस में क्या आएगा? 1, क्या आएगा? 1। अब अंदर में पहले क्या करेंगे? गुना, यहाँ से यहाँ तक सबको गुना करना है, जितना भी हो जाए बढ़िया से करना है। 7 6 के 42, यहाँ हो गया 42, और 4 तिया 12 दूना 24, 24 गुना 42, रब करो 24 गुना 42, तो 24 दूना 48 और 24 चौके 96, 8 6 4 10 के 0 9 1 10, 1008। तो यहाँ पर आएगा 1000, एक 0 और आएगा 1008 प्लस के 1 हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो अंदर में कितना होगा? अंदर में जोड़ेंगे तो 1008 जोड़ 1 1009, और ब्रैकेट का मतलब तो 1000 कितना हो गया? 9। अब यहाँ भी देख रहे इस संख्या क्या को गुणनखंड हुआ? 2 गो, इसका मतलब ये भी क्या है? भाज्य संख्या। कहेंगे इस संख्या का 1 के अतिरिक्त 2 और गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या। यहाँ लिख देंगे इस संख्या का 1 के अतिरिक्त 2 और गुणनखंड है, 2 और गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ये कंप्लीट हो गया। 7वां प्रश्न है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान का मतलब कहाँ चला गया भाई? हाँ, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब मैदान है खेल का, तो चलो खेल का मैदान, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। हाँ, वृत्ताकार मतलब गोल, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा समझने वाला हल्का सा प्रश्न है, समझा देते हैं। ये मैदान है खेल का, तो 2 बच्चा है, एक तो सोनिया है और दूसरा बच्चा का नाम रवि। कहाँ भाग गया रवि भैया? यहाँ पर रवि भैया, यहाँ पर सोनिया दीदी, दोनों। ठीक है, तो दोनों इसी मैदान के जो है चक्कर लगा रही है, और सोनिया जो चक्कर लगाती है एक चक्कर 18 मिनट में, है ना? यहाँ पर कोई 2 बच्चा है, एक तो भाई सोनिया, एक क्या है, और दूसरा बच्चा इसी पर है रवि, दोनों एक ही जगह पर है। अगर सोनिया एक चक्कर यहाँ से इससे करके घूमेगी वापस, तो सोनिया का मिनट लगेगा, और जबकि रवि इसी मैदान के एक चक्कर लगाता है उसको 12 मिनट लगता है। तो दोनों में 6 मिनट का डिफरेंस चल रहा है ना, अंतर चल रहा है। तो एक ही स्थान, फिर आगे कहता है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान
और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों यहीं से चलना शुरू किया था, एक ही 9 बजे दोनों गया तो 9 बजे दोनों उसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किए। तो फिर आगे कहता है कि प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है और एक के दिशा में चलता है, जिधर सोनिया उसी दिशा में रवि। तो हमसे पूछा है कितना समय बाद फिर दोनों वापस यहीं मिलेगा, यही ना पूछा है, कितना देर के बाद। तो कितना देर के बाद मिलेगा, देखो अब सोनिया है तो सोनिया एक चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, रवि एक चक्कर लगाएगा 12 मिनट में। तो सोनिया एक चक्कर लगा 18 मिनट, रवि होगा 12 मिनट। तो जरा ये बताओ पहले चक्कर के पूरा करेगा, रवि के एक चक्कर तो सोनिया को पता चलेगा कोई चक्कर नहीं, क्योंकि 6 मिनट पीछे हुए रहेगा, 6 मिनट। तो ये तो रवि ज्यादा चक्कर लगा लेगा, सोनिया का कम चक्कर होगा। लेकिन कुछ समय ऐसा जरूर आएगा कि जब सोनिया भी यही होगा, रवि भी कोनो चक्कर में तो जरूर आएगा ना, कखनो न कखनो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब भी सवाल में आए 2 नंबर रहे 3 नंबर रहे, दोनों एक जगह मिलने का बात है। कहां पर? हाँ, यहाँ बोला है ना कि दोनों एक के जगह पर मिलने, एक के स्थान पर। तो उस केस में दोनों का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है ये दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा, यहाँ जो भी निकलेगा, इससे भी ये भाग होगा, इससे भी ये भाग होता है। तो जितना इन दोनों का एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद दोनों वापस क्या होगा? मिल जाएगा। लास्ट में ना कितने समय बाद, तो कितना समय बाद, तो जितना निकल के आएगा उतना समय बाद पुनः दोनों एक ही स्थान, मतलब इसी स्थान पर मिल जाएगा। तो दोनों का क्या करना है हमको? एलसीएम निकालना है। तो हल तो नंबर क्या है? 18 मिनट। तो 18 और किसका? 12 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो आभास गुणनखंड विधि से करते हैं। 2 से 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 तिया 18। तो 18 का आभास गुणन हो गया 2 तिया 6, 6 तिया 18। और 12 का 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 3 दूना 6 दूना 12। अब एलसीएम निकालना। तो एलसीएम बराबर बता दिए हैं, जो नंबर दोनों में है और अधिक बार है। और क्योंकि यहाँ 2 इसमें भी है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 एक बार है। तो 2 बार वाला ले कि 1 बार वाला? हाँ, जो अधिक बार वाला है वो। तो 2 गुने 2। 3 भी दोनों में है, पर इसमें 2 बार, इसमें 3 बार है। तो 2 बार वाला लेंगे, 1 बार वाला नहीं लेंगे। तो गुना 3 गुना 3। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, दूना 36। यानी 36 मिनट बाद, कितना मिनट बाद? हाँ, 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान यानी यहाँ पर आके मिलेगा।